दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है, 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये देख सकते हो कि कब 400 को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जियो फाइनेंशियल एक ऐसा स्टॉक है जब दौड़ने लगेगा तो किसी के हाथ ही नहीं आएगा। और ये बात मैंने इस बार नहीं, इससे पहले IRFC के समय भी कही थी। IRFC का स्टॉक भी फाइनेंशियल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी, और स्टॉक नहीं दौड़ रहा था, कम से कम 1.5 से 2 साल लगे। लेकिन जब दौड़ा तो इतना रॉकेट की गति से दौड़ा कि निवेश को कई गुना बढ़ा दिया उसने। 20 रुपये का स्टॉक 200 को पार कर गया। यही संभावना यहाँ पर भी है, और इसीलिए आपको मौके का इंतजार में ये एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे शुरुआत कर ले। अभी भी थोड़ा सा खरीदारी के लिए एक अच्छा सा संभावना बन रही है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, आने वाले समय में क्या फ्यूचर प्लान है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में सेबी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। इस नए खुलासे के बाद आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो क्या है पूरा खुलासा, उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या इस समय निवेश करना चाहिए जियो फाइनेंशियल में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले आज। तो सुबह स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 351 पर। कल क्लोजिंग 352 के आसपास हुई थी, परंतु 349 का इंट्राडे का लो तो बना, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई है क्योंकि स्टॉक इंट्राडे में 355 तक चला गया था। यानी अभी भी स्टॉक 350 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। जैसे स्टॉक नीचे जाता है कि अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को हमें मिलता है। क्लोजिंग 352 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.014% की तेजी थी, या यूँ कह सकते हैं कि इसने फ्लैट क्लोजिंग दी है कल की प्राइस के आसपास, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस सितंबर महीने में स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, लगभग 320 के आसपास आ गया था, और वहाँ से इसमें तेज़ी बननी शुरू हुई। आप देख सकते हो कि 6 सितंबर को 336 के आसपास स्टॉक था, वो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दौड़ा। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 11 सितंबर को 355 पर चला गया। फिर इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली, परंतु 17 सितंबर को स्टॉक फिर से 355 के आसपास चला गया। उसके बाद इसमें फिर गिरावट आई, तो 20 सितंबर को स्टॉक फिर से 355 के आसपास चला गया, और 23 सितंबर को फाइनली उस ट्रैक को तोड़ा इसने जो 350 355 के बीच का था, और इसने 361 रुपये का यानी 361 का एक फ्रेश हाई बनाया 23 सितंबर को। फिर 24 सितंबर को स्टॉक की क्लोजिंग 356 के आसपास रही, और आज भी अगर आप देखें तो 355 का इसने हाई बनाया। लेकिन ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसने अपनी रेंज को तोड़ने की कोशिश की है। 23 सितंबर को ये 360 को क्रॉस किया है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे तेजी बन सकती है। जो दायरा था इसका 350 से 355 का, उससे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि 350 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, जिस दिन जा रहा है दूसरे दिन वापस एक बाउंस बैक दे ही देता है। अब यहाँ पे देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से स्टॉक बहुत समय से देखें तो 350 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पे एक जल्दी एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे खरीदारी के लिए बहुत अच्छा ये संभावना बन रही है क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो यहाँ पे 12 महीने के नज़रिए के साथ ये खरीदारी का अच्छा मौका है। आने वाले समय अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पे एक बार जो रेजिस्टेंस इसके दिया 370 और 380 के, ये रेजिस्टेंस पार कर लिया तो स्टॉक 400 को टच करेगा, और एक बार 400 को पार करने के बाद तो इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी। तो बिल्कुल ये एक अच्छा मौका है। 12 महीने के लेवल से भी आप हिसाब से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि मार्केट एक्सपर्ट कुश घोड़ासरा ने यहाँ पे TV इंटरव्यू में ये जानकारी दी है कि आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 400 का टारगेट ये दिखा सकता है। 340 350 के आसपास उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है 400 के टारगेट के साथ, यानी उनके हिसाब से जो पोटेंशियल टारगेट 370 से 400 के दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है, खरीदारी की जा सकती है। अब आने वाले समय जो इसके बिजनेस शुरू होंगे वो बहुत शानदार है, जो आने वाले समय इसकी प्राइस को कई गुना ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी का लीजिंग का बिजनेस है, जिसमें आप देखो कि कंपनी सोलर पैनल्स और IT इक्विपमेंट अब लीज पे देने शुरू कर देंगे, और ये ग्रीन एनर्जी और IT सेक्टर में एंट्री का मतलब ये है कि इसका बिजनेस फैलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी का एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो भी शुरू होगा। ब्लैक रॉक के साथ में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स बनाए। जल्द ही कंपनी ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री कर लेगी और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करेगी। ये बिजनेस इनको और ऊंचाई प्रदान कर सकता है, और बहुत जल्द ये बिजनेस शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी का अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे
लीज बिजनेस के तहत होम डिवाइस भी लीज पे देने शुरू करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। कंपनी का वॉइस बॉक्स भी बहुत जल्द यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे अब टेस्टिंग तो शुरू कर दी है। कंपनी पीओएस और डिवाइस के नेटवर्क के माध्यम से वॉइस बॉक्स शुरू करने जा रही है। तो फ़ोन पे, गूगल पे जिस तरह से आप जो रिटेल स्टोर पे वॉइस बॉक्स होते हैं, वैसे ही वॉइस बॉक्स आपको जियो फाइनेंशियल के दिखाई देंगे। और ये रेंट बेसिस पे मिलते हैं, यानी हर महीने उनको पैसे पे करने होते हैं जियो फाइनेंशियल के। तो ये एक बिजनेस पे जो मंथली इनको रेवेन्यू अर्न करके देगा। इसके अलावा देखें तो क्लाउड बेस्ड सर्विस शुरू करने जा रही है कंपनी, एआई डाटा सर्विस भी शुरू करने जा रही है। तो आने वाले समय आप देखें तो जियो फाइनेंशियल के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है अलग अलग सेक्टर में, चाहे इंश्योरेंस का बिजनेस हो जो कंपनी इसके लिए ऑलरेडी शुरुआत कर चुकी है। होम लोन का बिजनेस भी एक बड़ा सपना है इनके लिए। होम लोन का बिजनेस जो काफ़ी सुरक्षित बिजनेस कहा जाता है, जिसमें कंपनी अब आगे तेज़ी से बढ़ना शुरू करेगी। अब हमारे सामने एक है कि Q2 भी आने वाला है। Q1 की बात तो कंपनी का कमज़ोर ही था, कोई खास नहीं था, क्योंकि बिजनेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुए थे। बात अगर रेवेन्यू की करें तो 418.16 करोड़ के आसपास रहा था, जहाँ पे 3.54% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें वृद्धि देखने को मिली। लेकिन नेट इनकम में गिरावट हुई थी, 312.63 करोड़ के आसपास रही थी, जहाँ पे 5.81% की ईयर ऑन बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें डायलूटेड ईपीएस की तो 0.49 रही, जहाँ पे 5.77% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 74.76% रही, जहाँ पे 9.04% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि कंपनी के इनकम में गिरावट हुई थी और प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि बेहतर हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेबी की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि आम रिटेल इन्वेस्टर है वो F&O में ज़बरदस्त लॉस कर रहे हैं, यानी उनका जो गाड़ी कमाई है वो जा रही है। करीब 100 में से 93% जो रिटेल इन्वेस्टर है वो नुकसान उठा रहे हैं। तो ये देखो कि सेबी की तरफ से नई रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें जो कहा जा रहा है कि 2023 में जो देख सकते हो कि जो इस समय जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका जो निवेश है वो पूरा डूब रहा है F&O में। फाइनेंशियल 2022 में ये 89% के आसपास, जो बढ़ के 93% हो चुका है। तो देख दो कि जो F&O ट्रेडिंग यानी फ्यूचर ऑप्शन में जो काम करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनको उतना नॉलेज भी नहीं है, उनके पास उतना फंड भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन लेते हैं और उनका पैसा डूब रहा है, और फिर वो मार्केट को गालियाँ देके यहाँ से निकल जाते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है। रिटेल इन्वेस्टर के पास उतने साधन नहीं है और इसीलिए उनको F&O में काम नहीं करना चाहिए। सेबी की तरफ से बार बार वार्निंग भी दी जा रही है, लोग उस बात को समझ नहीं रहे और अपना पैसा डुबा रहे हैं, यानी एक लालच है जो उनको मार रहा है। लोगों को लगता है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगातार लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर का लॉस जो हर साल बढ़ रहा है, देख सकते हो कि वो करीब 1.8 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। भारी भरकम नहीं, औसत हर व्यक्ति 2 लाख रुपये के आसपास का नुकसान उठा रहा है जो मार्केट में काम कर रहे हैं। फिलहाल F&O में पैसे जो बनाते हैं वो देखें तो जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है FPI, और यहाँ पे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वही पैसे बना रहे। उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, उनके पास एक रिसर्च एनालिस्ट टीम होती है जो उनको पता है कि कब उनको एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, वही पैसे बना रहे हो। बाकी रिटेल इन्वेस्टर पूरे के पूरे लॉस कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो प्रॉफिट उन्हीं को मिला है जिन्होंने ट्रेडिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया था, और इनमें 97% FPI और 96% यहाँ पे देख दो कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स है। और इसीलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर को F&O से बचना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो सारे संसाधन नहीं है कि वो F&O को अच्छे से कर पाए। जो नुकसान होता है तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट मार्केट में निवेश करें, अच्छे शेयरों में दाव लगाए, तो आपको आने वाले समय जो नुकसान तो कम होगा ही, साथ में आपका जो रिटर्न है वो भी बेहतर होगा। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को अगर हम फाइनेंस और सेंसेक्स के मुकाबले कंपेयर करें तो इसका रिटर्न उतना खराब नहीं है। आप देखिए पिछले एक साल में इसने 54% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में 29% की तेजी बनी है। फाइनेंस सेक्टर मात्र 26% दौड़ा है। तो पिछले एक साल में विनर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस दिखाई देगा, लेकिन पिछले 3 महीनों में इसने निगेटिव रिटर्न दिया करीब 0.72% का, जबकि यहाँ पे विनर आपको सेंसेक्स दिखाई देगा जिसने 10% की तेजी बताई है। फाइनेंस में 7% की तेजी बनी है। लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो इसने फिर से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया है, करीब 7.84% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE फाइनेंस में 6.30% की तेजी बनी है और BSE सेंसेक्स में 5.04% की तेजी है। तो यहाँ पे विनर बिल्कुल जियो फाइनेंस है और लूज़र यहाँ पे सेंसेक्स है। ईयर टू डेट के हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 51% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 17% की तेजी बनी है और फाइनेंस सेक्टर में 15% की तेजी बनी है, जो लूजर बना है। और विनर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय जियो फाइनेंशियल आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।